जब हम आए जगत में जग हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चलो कि हम हंसे जग रोए। तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ निमसा में। जैसा कि साथियों आप मेरी उक्ति से समझ गए होंगे कि हिंदुस्तान में 7 वार और 9 त्योहार की जो परंपरा है, आज हम सबका सौभाग्य है कि एक ही दिन में 5-5 और 2-2 धर्मों के प्रत्येक महापर्व है, जिसमें मैं अगर नाम लेना चाहूँ तो एक हिंदुओं का सबसे महा प्रतीक के तौर पर त्योहार मनाया जा रहा है तुलसी पर्व, तो दूसरी ओर ईसाइयों का क्रिसमस डे भी मनाया जा रहा है। इसके साथ ही साथियों जाट जाति के प्लेटो के नाम से विख्यात महाराजा सूरजमल की पुण्यतिथि यानी कि बलिदान दिवस है। तो आज ही के दिन अगर मैं याद करूं आपको या अगर मैं जिक्र करूं तो सुशासन राष्ट्रीय सुशासन दिवस के साथ साथ परम पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन भी है। और इसके साथ ही साथियों आज मेरे लिए ये भी सौभाग्य है कि आप सबका बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारा चैनल आज 1000 सब्सक्राइबर पूरा कर चुका है। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार और मेरी आशा है और आप सभी से मेरी यही अपेक्षा रहेगी कि मुझे इतना विश्वास भी है कि आपका सहयोग हमेशा मेरे साथ रहेगा और हम सब एक साथ मिलकर आगे बहुत अच्छा करेंगे। तो चलिए साथियों, जैसा कि मैं कोई टिप्पणी ही देख रहा था तो उसमें किसी भाई के द्वारा ये लिखा गया था कि अगर आपके पास समय है तो अटल बिहारी वाजपेयी। उस समय मैं पढ़ते ही मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर मुझे अटल बिहारी वाजपेयी पर अगर कोई कहानी बतानी है या कविता बतानी है या उनके जीवन के बारे में बताना है तो इससे बेहतरीन मेरे लिए कोई चीज नहीं हो सकती। तो उनके लिए तो मेरा क्या समय है और क्या मैं समय दूं, ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे ऐसा अवसर मिल रहा है कि मैं उनके बारे में बात करूं। जैसा कि साथियों हम सबके सपनों का सूरज, हिंदुस्तान के सपनों का सूरज वे अटल बिहारी वाजपेयी, जिनका जन्म की बात करूं तो 25 दिसंबर अर्थात आज ही के दिन 1924 में पैतृक गांव या पूर्वजों का जो गांव था वो तो आगरा उत्तर प्रदेश था, लेकिन सौभाग्य था उनका भी कि पिता पैसे से अध्यापक थे ग्वालियर में। और ग्वालियर मध्य प्रदेश की एक रियासत थी उस समय की। पिता कृष्ण बिहारी वाजपेयी और माता कृष्णा वाजपेयी के घर अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म हुआ। अब हम हमेशा बात करते हैं कि साथियों हर एक व्यक्ति का बचपन उन तरीके से बीतता है जैसा कि हमारा भी बीता होगा, हम सबका बीता होगा, लेकिन महापुरुषों के बचपन में थोड़ा अंतर होता है। और अगर हम अटल बिहारी वाजपेयी की बात करें तो जैसा कि आपने मेरा पूर्व वीडियो देखा होगा कलाम साहब के बारे में, तो हमने उसमें भी जिक्र किया था कि कलाम साहब का जीवन, प्रारंभिक जीवन कितना कष्टों में बीता, उतना का उतना कष्टों में जीवन तो इनका भी बीता, लेकिन इनके लिए एक सबसे बेहतरीन और प्लस पॉइंट ये रहा था कि इनका कवि हृदय इनके पिता के द्वारा जाग गया था। और पिताजी जैसे कि मैंने पहले बताया पैसे से क्या थे, अध्यापक थे। पिता भी साहित्य रचना करते थे, इसलिए ये स्वाभाविक है कि पुत्र भी साहित्य रचना करेगा। लेकिन साथियों आज केवल और केवल हम इसलिए बात नहीं कर रहे हैं कि उनका जीवन परिचय क्या है या उन्होंने राजनीति में क्या किया, लेकिन आज हमें सीखना चाहिए अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म जयंती पर, उनके आदर्शों पर चलना चाहिए। जैसे हमेशा बात करते हैं कि हम गांधीवादी तो बनने का प्रयास करें, बाकी गांधी तो अपने आप में वाद है, उनकी बराबरी तो हम कर नहीं सकते। ऐसे ही प्रकार मतलब ऐसी ही अगर चीज मैं बात करूं तो अटल भी अपने आप में एक वाद है, इसीलिए उनका नाम भी है अटल, अटल बिहारी वाजपेयी। तो अटल का मतलब है जो कभी टला न जा सके, वो अटल होता है। देखिए साथियों, अटल बिहारी वाजपेयी का बचपन धीरे धीरे बीतता है और देश में स्वाधीनता संग्राम जैसे आंदोलन चलते हैं। 1942 के स्वाधीनता संग्राम में बड़ा रोचक तरीके से अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए वे अपनी बातें करते हैं और क्या बेहतरीन योद्धा की भूमिका निभाते हैं अटल बिहारी वाजपेयी। और ये भी बताया जाता है कि वहीं से क्रांतिकारी गुण सीखे, वहीं से आजादी के गुण सीखे और 1947 तक लगातार एक क्रांतिकारी के रूप में देश को आजाद करवाने के लिए अपना सर्वोच्च न्योछावर करने के लिए तत्पर रहे। और इसी समय पिता के द्वारा सीखी गई बातें और देश की आजादी की प्रतीक के तौर पर इन्होंने
उस समय राष्ट्रीय पत्रिका और पत्रों का भी बहुत अच्छा संपादन किया और उसमें बहुत सारे लेख भी लिखे, जिसमें पांचजन्य है, वीर अर्जुन है, जैसे आजाद भारत है, ऐसे बहुत सारी चीजें लिखी इन्होंने। और इसके साथ ही कवि हृदय है, और वैसे कवियों के बारे में भी तो कहा भी तो जाता है, माँ हिंदी का भी इन्होंने बहुत अच्छा मतलब सौंदर्य सौंदर्यीकरण किया था। और इन्होंने अपनी पहली कविता लिखी थी ताजमहल। ये ताजमहल श्रृंगार पर आधारित कविता नहीं है, उसमें उन लोगों का उम, मतलब उन लोगों का विरोध किया गया जिन लोगों के द्वारा गरीब मजदूरों के हाथों के द्वारा एक इतनी विश्व इमारत बनाई गई और उसके बाद उनके ऊपर अत्याचार किया गया, उन्हें मार दिया गया या जो भी उन्हें कठिन यातनाएँ दी गई, जो जैसी भी सज़ा दी गई, उनके बारे में लिखा है। और इनके साथ ही हम सब जानते हैं साथियों कि 1975 25 जून की रात को लगाया गया अपना राष्ट्रीय आपातकाल। और वही आपातकाल के मध्य ये वही नेता है जिनको गिरफ्तार किया गया था, अटल बिहारी वाजपेयी को। और उसी समय इन्होंने अपनी एक कविता का संग्रह, जिनमें 51 कविताओं का संग्रह है, उस कविताओं में भी क्या बेहतरीन राजनेता की भूमिका निभाते हुए एक साहित्य सर्जन करते हैं। और कहते हैं ना कि हिंदी साहित्य में एक उक्ति है कि जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। इन लोकोक्ति या इन उक्ति को चरितार्थ करने का भी प्रयास करते हैं बहुत बेहतरीन ढंग से। साथियों, हम सब क्या करते हैं कि चाहे कोई भी राजनेता है, अटल हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, वाजपेयी जी हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण है, उनका वास्तविकता में अभी हम जो जिक्र कर रहे हैं, ये सोर्स मुझे कुछ मैं आपके या इंटरनेट के माध्यम से कुछ मैंने लिए हैं, कुछ गूगल का भी सहयोग लिया है, कुछ पुस्तकों का भी मैंने सहयोग लिया है, तो कुछ एनसीईआरटी का भी सहयोग है। मैंने बीबीसी न्यूज़ से भी कुछ लिया है, तो कुछ हिंदी के वर्तमान के मैं कहूँ अगर तो बहुत ही प्रसिद्ध कवि कुमार विश्वास के शब्दों का भी मैं अनुकरण करूँगा। और इनके साथ ही आप सब के जाने-माने और आदरणीय शिक्षक आप सब जानते हैं। कुछ बातें विकास दिव्यकीर्ति सर की भी तो है, तो कुछ मैंने राजवीर सर की भी बातों को एक साथ लिया और उसके साथ कुछ मेरे भी विचार हैं। तो इन सब बातों को मैंने मिक्स करके, और कुछ तथ्यपरक बातें हैं जो हमें किताबें बताती है उनके जीवन काल के बारे में, उनकी जीवन की घटनाओं के बारे में। साथियों, मैं हर एक चीज़ छोड़कर आपको एक किस्सा सुनाता हूँ, एक ज़िक्र सुनाता हूँ, और उस ज़िक्र को देखेंगे या उस किस्से को जिस समय हम सुनेंगे, केवल सुनना ही नहीं है, हमारी आत्मा में उतारना है। आज का युग एक ऐसा युग है कि जो राजनीति के तौर पर एक दूसरी पार्टियां आपस में झगड़ रही है, एक दूसरा व्यक्ति आपस में झगड़ रहा है। राजनीतिक विचारधाराएं भिन्न हो सकती है, लेकिन मानव कभी भिन्न नहीं हो सकता साथियों। व्यक्ति वही है जो हमेशा क्या करता है, व्यक्तिवाद को निर्माण करता है। व्यक्ति हमेशा वही होता है जो एक अच्छे समाज का निर्माण करता है। तो ऐसा का ऐसा सरदार पटेल की बात करें या वाजपेयी की बात करें, सरदार पटेल की जिस प्रकार हिंदुस्तान के एकीकरण में भूमिका है, वैसी की वैसी हिंदुस्तान की राजनीति के उत्थान में अगर किसी व्यक्ति की भूमिका है, तो वो महनीय व्यक्ति हमारे बीच कौन है? अटल बिहारी वाजपेयी। इसीलिए तो उनके जन्म दिवस पर अर्थात आज ही के दिन अर्थात 25 दिसंबर को हर वर्ष सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो साथियों, घटना है 1962 की। चारों ओर हिंदुस्तान में कोहराम मचा हुआ, और एक और अपने पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री जो हिंदू चीनी भाई भाई का नारा दे रहे थे। और दूसरी ओर, खैर मैं ये नहीं कहना चाहता कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। उनकी विदेश नीति आज हम सब के लिए बहुत बेहतरीन है, बहुत अनुकरणीय है। उनकी विदेश नीति के कारण ही हिंदुस्तान आज शीर्ष पदों पर पहुंच रहा है। इनके लिए उनका बहुत बड़ा हाथ है। हम साथियों, हम उनके मतलब किन्हीं भी चीज़ों को लेकर ये नहीं कहते कि उन्होंने ये किया या वो किया। उन्होंने जो भी किया बहुत अच्छा किया। उस समय की परिस्थितियाँ थी, उस समय वो समय अलग था, आज का समय अलग है। विपक्ष चारों ओर से तो उस समय की सरकार को घेर रहे थे, और सरकार के मुखिया उस समय थे, वो थे साथियों अपने जवाहरलाल नेहरू, और नेहरू देश के प्रधानमंत्री भी थे। तो एक उस समय युवा सांसद खड़ा होता है और युवा सांसद कहता है कि ये उल्हाना देने का या गालियां देने का या सरकार के निकम्मे कामों को बताने का समय नहीं है। ये ये जितनी भी सरकार को गालियां देनी है, नेहरू को गालियां देनी है, ये सब बाद में देख लेंगे, लेकिन अब हम सबका एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि हम हमारे देश को बचा कैसे सके, हम हमारे दुश्मनों को हमारी सीमा से बाहर कैसे खदेड़ सके। वो व्यक्ति थे या वो महानायक थे अटल बिहारी वाजपेयी। एक और किस्सा सुनाता हूं मैं साथियों। ये किस्सा है 1977 का, जिस समय अटल बिहारी वाजपेयी देश के मतलब
अगर मैं बात करूं तो गैर कांग्रेसी पार्टी की सरकार बनती है मोरारजी देसाई के नेतृत्व में, और मोरारजी के मंत्रिमंडल में विदेश मंत्री का कार्यभार संभालते हैं। और मैं जहाँ पढ़ रहा था तो उस समय अटल बिहारी वाजपेयी के जीवनीकार बताते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी को वो आवास मिला था कि जो पहले प्रधानमंत्री को मिलता था। दिल्ली में उन्हें आवास मिला गया, और उस आवास से, क्योंकि गैर जनता पार्टी मतलब गैर कांग्रेस पार्टी की सरकार थी और उसी आवास में नेहरू की फोटो लगी थी, तो गैर जनता कांग्रेस के जो अलावा व्यक्ति थे, हो सकता है किसी व्यक्ति के द्वारा नेहरू की फोटो को हटा लिया गया था तस्वीर को। अटल बिहारी वाजपेयी वहां जाते हैं और देखते हैं कि नेहरू की जहां तस्वीर थी अब उसकी जगह कोई तस्वीर नहीं है। एक आश्चर्यचकित होते हैं अटल बिहारी वाजपेयी और तुरंत अपने मन में सोचते हैं और बताते हैं कि मैं सपने में भी नहीं सोच रहा था कि जहां नेहरू बैठते थे वहां मैं बैठना तो क्या, या उस कमरे में रहना तो क्या, पहुंच पाऊंगा या नहीं पहुंच पाऊंगा, ये मैंने सपने में नहीं सोचा। लेकिन आप लोगों के द्वारा ये जो कुकृत्य किया गया ये अच्छा नहीं है। नेहरू की तस्वीर पहले लगाई जाए, उसके बाद मैं अपना स्थान ग्रहण करूंगा। तो उनके कहने के बावजूद वहां नेहरू की तस्वीर लगाई गई। तस्वीर हटाना या लगाना ये महत्वपूर्ण नहीं है साथियों, महत्वपूर्ण ये है कि उस व्यक्ति की विचार की शक्ति को देखिए, उस व्यक्ति के सामर्थ्य को देखिए। वो व्यक्ति जो एक अलग पार्टी का है, वो व्यक्ति एक ऐसी-ऐसी पार्टियों में रह चुका है जो घोर कांग्रेस के विरोधी है, उसके बावजूद भी नेहरू के विचारों को अपने जीवन में अंतरंग के भांति, एक रंग-रंगीली संस्कृति की भांति अपना रहे हैं और नेहरू को इतना सम्मान दे रहे हैं। और नेहरू भी ऐसा नहीं है कि उन्हें सम्मान नहीं दे रहे। जब भी अटल बिहारी वाजपेयी संसद में खड़े होते और नेहरू के मतलब नेहरू के विरोध में कुछ भी अपनी उक्ति कहते, नेहरू मुस्कुराकर खड़े होते और उनके प्रश्नों का जवाब देते हुए सदन को कहते कि ये विपक्ष का उभरता हुआ व्यक्ति है या विपक्ष का उभरता हुआ नेता है, मुझे इसमें भारत का भविष्य दिख रहा है। और उनकी पंक्तियां मुझे ये बहुत अच्छी लग रही है कि ये भारत का उभरता हुआ व्यक्ति या भारत का उभरता हुआ नेता है। तो बकायदा उन्होंने नेहरू के शब्दों की लाज रखी और 1996 तक आते आते हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री पद तक की शपथ ले ली। जो 1951 में हिंदुस्तान में एक पार्टी बनी थी, जिस पार्टी का नाम था जनसंघ पार्टी, जिनके संस्थापक सदस्यों में से एक नाम, संस्थापक तो हम श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नाम लेते हैं, लेकिन संस्थापक सदस्यों में एक रोल किसका है? अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी है। साथियों, आगे चलती यही पार्टी और इसी से ही जनता पार्टी निकलती है और 1980 तक आते-आते जनता पार्टी और अटल बिहारी वाजपेयी के विचारों में मतभेद हो गया और उनके बाद भारतीय जनता पार्टी निकली और जून 1980 तक भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष की कमान भी किसने सौंप ली थी? अटल बिहारी वाजपेयी के हाथों सौंप दी गई। इससे पहले 68 से लगाकर 72-73 तक ये जनसंघ के भी अध्यक्ष रह चुके हैं, पार्टियों के भी अध्यक्ष रह चुके हैं। विदेश मंत्री का जिक्र किया मैंने अभी। अब साथियों, अब देखिए कि विपक्ष एक किस प्रकार एक महानायक को अच्छा सम्मान देता है या उनको उस क्षेत्र पर पहुंचाता है। ये बात है 1992 की और जिस समय देश के प्रधानमंत्री थे वीपी सिंह। और हम साथियों, आपको अगर पता नहीं है तो मैं आज कहीं देख रहा था, इनके बारे में सोच रहा था, पढ़ रहा था, उस समय मुझे एक जानकारी मिली और जानकारी में ये बताया जा रहा था कि 1992 में जिस समय जेनेवा में कोई सम्मेलन था और उस समय भारत का प्रतिनिधित्व करना था, तत्कालीन सरकार थी कांग्रेस की, प्रधानमंत्री थे पामुलापति वेंकट नरसिम्हा राव। उनकी सरकार ने या उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक विपक्षी व्यक्ति को चुना और वो विपक्षी व्यक्ति कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। उस समय पाकिस्तान के बहुत सारे नेताओं के मन में खलबली मच गई थी, जिस व्यक्ति को हम जानते तक नहीं थे, जिस व्यक्ति का हिंदुस्तान के लोगों पर भी इतना प्रभाव नहीं था, उनके मन में था। बाकी हिंदुस्तान के लोगों पर प्रभाव था या नहीं था, ये हम जानते हैं, यह हिंदुस्तान की जनता जानती है। लेकिन हिंदुस्तान के लोगों में प्रभाव था या नहीं था, इसकी बात तो इससे ही तय हो जाती है कि विपक्ष के नेता होने के बावजूद या विपक्ष का व्यक्ति होने के बावजूद भी अगर तत्कालीन सरकार उन्हें चुनती है, इसका मतलब तत्कालीन सरकार को विश्वास था कि हम इस बंदे को भारत के प्रतिनिधित्व के तौर पर भेजेंगे तो ये भारत माँ के मस्तक को नीचा नहीं होने देगा, हमेशा गर्व के साथ ऊपर ही रखेगा और सौंदर्यकरण करके ही आएगा। तो उस समय अटल बिहारी वाजपेयी ने जवाब दिया था पाकिस्तान को, पाकिस्तान के नेताओं को और पाकिस्तान के लोगों को। उन्होंने कहा था कि हम वो नहीं है, हमारी संस्कृति वो नहीं है जैसी आप चाहते हैं, जैसी आप सोचते हैं, जैसी आपकी सोच है।
वैसी हमारी संस्कृति नहीं है। भारत आज से हजारों साल पहले भी अखंड था, भारत आज भी अखंड है। भारत में पार्टियां आती रहेगी, जाती रहेगी, सरकारें बनती रहेगी, गिरती रहेगी, बिगड़ती रहेगी, लेकिन हमारी सांस्कृतिक मर्यादाएं कभी समाप्त नहीं होगी। हमारी संस्कृति और हमारी सभ्यता हमेशा हमेशा के लिए जिंदा रहेगी। तो हमें अटल बिहारी वाजपेयी जी के या अटल के इन शब्दों को भी जानना हमारे लिए बेहद आवश्यक है, बेहद जरूरी है। और उनके सपनों को हम उस समय ही साकार कर पाएंगे जिस समय हम उनकी बातों को हमारे जीवन में उतारेंगे, हम अनुसरण करेंगे। हम आज के जमाने में या आज के मतलब आज के समय के अनुसार देखें तो हमें लगता है कि हम किस प्रकार एक दूसरी पार्टी के विरोधी होते जा रहे हैं, हम किस प्रकार आपस में जनता झगड़ रही है। हमें ये सीख हमें अटल बिहारी वाजपेयी से लेनी चाहिए। वाजपेयी जी हम सबके लिए प्रेरणा स्रोत है। ये नहीं है कि केवल एक व्यक्ति के लिए है, केवल एक देश के लिए, हमारे ही नहीं, वो पूरी दुनिया के प्रेरणा स्रोत रहे हैं। जिस प्रकार महात्मा गांधी पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा स्रोत रहे हैं, उसी प्रकार मुझे लगता है कि अटल बिहारी वाजपेयी में भी कोई कमी नहीं थी। वे भी एक दुनिया के बहुत बेहतरीन कवि, दुनिया के बहुत बेहतरीन नेता और राजनेता के तौर पर भी उनकी छवि हमेशा प्रशंसनीय रहेगी, हमेशा हम सबके लिए आदरणीय और सम्मानित लोगों की भांति रहेगी। अब साथियों, अगर हम घटनाओं का और जिक्र करते हैं तो इसके बाद मुझे लगता है कि जिस व्यक्ति को 1970 तक देश का सबसे बड़ा पुरस्कार दिया जाना चाहिए था, लेकिन उसमें भी देरी हो गई। लेकिन साथियों, एक और बात बताता हूं, 1994 में विपक्ष की सरकार थी और विपक्ष के सरकार ने देश के दूसरे सबसे बड़े सम्मान पद्म विभूषण से नवाजा गया। और उनके साथ ही 1994 में सर्वश्रेष्ठ हिंदुस्तान के शासक, मतलब अगर कोई व्यक्ति सांसद है सर्वश्रेष्ठ, तो उस समय भी उन्हें चुना गया और उन्हें पुरस्कार भी गोविंद वल्लभ पंत पुरस्कार के से भी नवाजा गया। इसके साथ ही उन्हें तिलक पुरस्कार से भी नवाजा गया। एक ऐसे, मैं तो ये सोच रहा हूं कि एक पुरस्कृत व्यक्ति के लिए पुरस्कार तुच्छ चीज होती है, वो अपने आप में पुरस्कृत है, वो अपने आप में सम्मान्य है। और इसके साथ ही बात और आती है कि किसी भी व्यक्ति को सम्मिलित किस तरीके से किया जा सकता है। 1989 से 1998 तक के दौर में सरकारें किस प्रकार बिगड़ती थी, कभी 13 दिन में गिरती, तो कभी 1 महीने में गिरती, तो कभी 12 महीने में, तो कभी 2 वर्ष में। इन गिरती बिगड़ती सरकारों को किस तरीके से संभाल लिया था। हम ये भी पढ़ते हैं कि 1998 में जिस समय अटल बिहारी वाजपेयी दूसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनते हैं, तो उसके बाद भी उन्हें 13-14 महीने के बाद उनकी सरकार और गिर जाती है। लेकिन उसके बाद 1999 में पुनः लोकसभा के आम चुनाव होते हैं और उन आम चुनाव में भले ही भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला हो, लेकिन कुछ किताबों के अनुसार 23, कुछ किताबों के अनुसार 24 और कुछ किताबें ये भी बताती है कि 25-25 दलों को एक साथ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के नाम से उन्होंने किस प्रकार अपने 5 वर्ष की पूरी सरकार को चलाया और किस तरीके से उनकी सरकार में जो 81 मंत्री थे उन मंत्रियों के मध्य तालमेल बैठाया। ये भी हम सब के लिए एक अनुकरणीय चीज है। ये भी हम सब के लिए सिंहावलोकन करने की स्थिति है कि हम उन चीजों का सिंहावलोकन करें। सिंहावलोकन का मतलब होता है कि शेर की भांति नजर दौड़ाएं कि उन व्यक्ति के व्यक्तित्व में इतना क्या विशेष था कि जो व्यक्ति एक ही दल को नहीं 25-25 दलों को एक साथ मिलाकर अपने सरकार के 5 साल या अपने कार्यकाल के 5 साल पूरे कर सकता है। और मुझे और अच्छी चीज लगती है वो साथियों ये लगती है कि जिस समय 2002 में गोधरा कांड हुआ था और उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी, जो आज के देश के माननीय और आदरणीय प्रधानमंत्री जी है, उस समय निर्भीक होकर एक राजनेता के तौर पर देश के प्रधानमंत्री की भूमिका निभाते हुए उन्होंने अपने अनुयायी या अपने सहयोगी पंडित नरेंद्र दामोदर दास मोदी, उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उनको एक पत्र लिखा था और मतलब या उन्होंने अपने जो भी है अपना जवाब दिया था उनको, उनके तक अपने विचारों को पहुंचाने के लिए उन्होंने क्या बेहतरीन लिखा था कि एक राजनेता, जिस समय एक कोई भी व्यक्ति राजनेता बन जाता है तो उसे किसी विशेष धर्म से लगाव नहीं होना चाहिए। और अगर मैं तो ये चाहता हूं कि एक राजनेता को अपने कर्तव्य का निर्वहन करना चाहिए। ये उनके निर्भीक शब्द अपने खुद के सहयोगी को किस तरीके से कह रहे थे, ये हम सब के लिए अनुकरणीय है। ये हम सब के लिए याद करने योग्य है कि उन्होंने ऐसी चीज निर्भीकता के साथ कैसे कही। इसके साथ ही साथियों, ये वही हिंदुस्तान है कि जिन्हें
अमेरिका कमजोर समझ रहा था। अमेरिका अपने सैटेलाइट के द्वारा हिंदुस्तान के पल-पल की खबरों को अपने पास पहुंचा रहा था। उस समय हिंदुस्तान के उस महान व्यक्तित्व ने अमेरिका की आंखों में धूल झोंककर 1998 का 11 मई और 13 मई का भारत का दूसरा परमाणु परीक्षण कर दिया। पोखरण का नाम विश्व के इतिहास में विश्व दृष्टि पटल पर रख दिया हो, ये भी सम्मान उनके द्वारा ही या उन्हें ही जाना चाहिए। और इसके साथ ही कारगिल की लड़ाई 1999 में हम सब 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाते हैं। उनके पीछे भी प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से, चाहे कैसे भी कहें, माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। दूसरी ओर साथियों, हम सब हमेशा बात करते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी या आज भी हिंदुस्तान और पाकिस्तान के कभी रिश्ते अच्छे होते हैं तो कभी बुरे होते हैं, कभी खटास होता है, कभी मिठास भी आता है इनके रिश्तों में, कभी दोनों देश एक दूसरे के साथ बात करने का भी प्रयास करते हैं। हमने 1971 के बाद जो संधि की थी, मतलब 1972 में जो समझौता किया था, जिन्हें शिमला के नाम से जानते हैं, वही समझौता पाकिस्तान अपनी समझौते की नींव पर नहीं चल सका। हिंदुस्तान हर कदम पाकिस्तान का आदर करता रहा, लेकिन पाकिस्तान ने ऐसा नहीं किया। उसके बावजूद भी अपने पड़ोसी देश के प्रति एक व्यक्ति की सहानुभूति किस कदर हमारे सामने प्रस्तुत की जाती है, और वो सहानुभूति है 19 फरवरी 1999 की। और उसी समय सदा ए सरहद नाम से एक बस यात्रा शुरू की थी। तत्कालीन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ, और उनके वहां उस बस में अगर कोई पहली यात्रा करने वाला पहला यात्री भी बना है तो वो हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बनते हैं, और वे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी हैं। तो इन सब बातों से, चाहे 1962 की चीन की लड़ाई के समय सरकार का साथ देने की बात हो, भले ही विपक्ष की पार्टी हो, चाहे 1977 में विदेश मंत्री बनने के बाद नेहरू की फोटो को वापस लगाना हो, चाहे 1998 में, मतलब अगर मैं कहूं कि बुगले जैसी अगर दृष्टि या स्वान जैसी अगर निंद्रा के हिसाब से देखें तो भी अमेरिका को चकमा देकर किस प्रकार, चाहे परमाणु परीक्षण करना हो या कारगिल विजय दिवस मनाना हो, या अपने ही सहयोगी नेता या अपने ही अनुयायी किसी व्यक्ति को, किसी राज्य के या किसी प्रांत के मुख्यमंत्री को या मुखिया को ये कहना हो कि राजनेता का दायित्व होता है कि वो अपने कर्तव्य का पालन करें, न कि भेदभाव करें। ये सब बातें कहीं न कहीं अटल बिहारी वाजपेयी के व्यक्तित्व की निशानी को उजागर करती है। और इसके साथ ही उनकी काव्य कृतियां, जैसे कि हमने पहले ही बात की, पांचजन्य, वीर अर्जुन और आजाद भारत, जो भी, या मतलब राष्ट्रीय जागरण, ऐसे बहुत सारी चीजें लिखी है। स्वतंत्र भारत, इसी तरीके से उन्होंने बहुत सारे निबंध लिखे, मतलब कहने का मतलब है लेख लिखे, और उन लेखों के माध्यम से उन्होंने स्वयं में आत्मचरित और दूसरे व्यक्तियों को भी आत्मसात करने की शिक्षा दी है, आत्मसात करने की प्रेरणा दी है। चाहे 1992 का किसी व्यक्ति में इतना कुछ होने के बावजूद भी, जो सभी धर्मनिरपेक्षता की बात करते हुए भी अपने धर्म के प्रति कितना व्यक्ति जागरूक रहता है, कितना सजग रहता है, ये हमें, जो बाबरी मस्जिद को ध्वस्त किया गया था 1992 में, वो घटनाएं भी हमें याद दिलाती है कि राजनेता बनने तक का सफर, या जब तक देश के मुखिया रहे तब तक धर्मनिरपेक्षता की आन बान शान को लिए हुए हिंदुस्तान को धर्मनिरपेक्षता का पाठ पढ़ाया। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि जिसी समय या जिस जिस समय हिंदुस्तान के हिंदू धर्म पर आँच आई है, उस समय उन्होंने अपनी आवाज को उठाई और उसकी रक्षा करने का भी प्रयास किया। इसी के साथ ही अगर साथियों हम और भी घटना करें तो वो व्यक्ति जो प्रेम का दीवाना कह सकते हैं हम उन्हें, अपने जीवन को किसी व्यक्ति को वचन देने के बावजूद किस प्रकार वचन का पालन किया जाता है, या किस प्रकार अपनी पूरी जिंदगी को होम कर देते हैं प्रेम के तौर पर, और जीवन भर अविवाहित रहकर देश की सेवा की और अपने प्रेम के प्रतीक को जिंदा रखा। और उनके साथ ही साथियों, बाद में उन्होंने अपनी एक दत्तक पुत्री ली, जिनका नाम मेरे ख्याल से नम्रता वाजपेयी जी रखा गया। और इस महान अटल की अगर बात करें तो 2009 तक आते-आते स्वास्थ्य दिक्कत, मतलब स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें आई, और जिसके कारण इन्होंने अपने राजनीतिक जीवन को छोड़ ही दिया था। लगभग मुझे लगता है कि कुछ किताबें बताती है और कुछ उनके स्टेटमेंट भी बताते हैं कि 2005 के बाद 2004 में चुनाव होने के बावजूद किसी भी पार्टी को भले ही पूर्ण बहुमत नहीं मिला हो, लेकिन कांग्रेस की सरकार तो बनती है मनमोहन सिंह के नेतृत्व में। उसके बावजूद भी
अटल बिहारी वाजपेयी का स्वास्थ्य धीरे-धीरे बिगड़ता गया। उन्हें 2009 में एक बार हार्ट अटैक की दिक्कत भी आई। उनके बाद वे अपने राजनीतिक जीवन को छोड़ देते हैं। राजनीति की सक्रिय भूमिका में निष्क्रिय हो जाते हैं और 2015 में मुझे लगता है कि ये कांग्रेस सरकार को भी ये सौभाग्य प्राप्त करना चाहिए था कि उन्हें 2015 ये सौभाग्य नरेंद्र भाई मोदी जी को प्राप्त हुआ कि उन्हें 2015 में हिंदुस्तान के सबसे बड़े या सर्वोच्च रत्न भारत रत्न से नवाजा गया। ये रत्न कांग्रेस सरकार को नवाजना चाहिए था। ये उनके लिए बड़े सौभाग्य और बड़े गर्व की बात थी कांग्रेस वालों के लिए। खैर देरी हो गई थी लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस का और भारतीय जनता पार्टी का और बाकी जितने भी दल हैं उन सबका सहयोग और अटल बिहारी वाजपेयी की विचारधारा और उनके मतैक्य और अटल बिहारी वाजपेयी का व्यक्तित्व, इन सब में कहीं न कहीं उन्होंने ना पार्टीवाद देखा। आपने सुना होगा कि 1996 में जिस समय 13 दिन के बाद या 11 दिन के बाद उनकी सरकार गिर रही थी, उस समय उनका स्टेटमेंट देखना आप और सुनना। अटल बिहारी वाजपेयी खुद कहते हैं कि सरकारें आएगी, जाएगी, गिरती रहेगी, लेकिन ये हिंदुस्तान कहीं नहीं जाने वाला, हिंदुस्तान स्थिर रहने वाला है। वो ये भी कहते हैं कि हम नेता भी आएंगे, नेता जाएंगे। आज संसद में जनप्रतिनिधित्व की पैरवी मैं कर रहा हूँ, कल मेरी जगह कोई और भी करेगा, लेकिन हिंदुस्तान हजारों सालों से अखंड है, हजारों सालों से अखंड था और अखंड रहेगा। हमें हिंदुस्तान की संस्कृति को हमेशा आगे बढ़ाना है, हिंदुस्तान की सभ्यता को हमेशा जीवित रखना है। और उनके साथ ये भी कहा कि आगे आने वाली सरकारों का हम तहे दिल से आभार भी प्रकट करते हैं और तहे दिल से स्वागत करते हुए भी मुस्कुराते हुए वे कह रहे थे। मैं आज उनका भाषण सुन रहा था, वे बड़े रोचक किस्सों के साथ, रोचक ढंग के साथ वे बोल रहे थे कि हम सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सरकार के अच्छे कामों की बात करेंगे, कामों को आगे बढ़ाएंगे और हिंदुस्तान की संस्कृति और सभ्यता की रक्षा करने के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। एक ऐसा महानायक, एक ऐसा अटल जिसका तो हिंदुस्तान में क्षेत्र-क्षेत्र में हिंदुस्तान के मिट्टी के कण-कण में उस अटल की ध्वनि की गूंज आज भी हमारे साथ है। चाहे संयुक्त राष्ट्र संघ के किसी सम्मेलन में हिंदी भाषा में पहला उद्बोधन देने वाला कोई भारतीय व्यक्ति हो, चाहे सर्वश्रेष्ठ सांसद पुरस्कार प्राप्त करने वाला व्यक्ति हो, चाहे जेनेवा सम्मेलन में हिंदुस्तान का प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति हो, चाहे 2015 में हिंदुस्तान का सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त करने वाला व्यक्ति हो, हम उस व्यक्ति को हमेशा, वो हमारे लिए प्रातः स्मरणीय है। हम उस व्यक्ति को, उन महानायकों को, हम उन महाअनुभव को हमेशा वंदन करते हैं। हम भावपूर्ण श्रद्धांजलि भी अर्पित करते हैं। मैं आप सबकी ओर से और मेरी ओर से भी अटल बिहारी वाजपेयी को एक बार पुनः श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और उनके चरणों में नतमस्तक होकर कोटि-कोटि नमस्कार करता हूँ और मैं आप सबसे भी ये आशा और अपेक्षा रखता हूँ। मैं स्वयं भी प्रयास करूँगा उनके मार्गों पर चलने का, लेकिन आपको भी, मुझे ऐसा विश्वास है कि आप भी चलेंगे और उनके विचारों को, उनके जीवन वृत्तांतों को आप अपने जीवन में आत्मसात करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। और उसी महान व्यक्तित्व का या उस महान व्यक्तित्व की देह इस मिट्टी में विलीन हो जाती है, वो दिन है साथियों 16 अगस्त 2018। हिंदुस्तान 15 अगस्त को अपनी आज़ादी की लहर ले रहा होता है। हिंदुस्तान में आज़ादी का जश्न अभी पूरा ही नहीं हुआ था कि दूसरे दिन ही साय 5 बजे शाम के समय संध्या काल 5 बजे दिल्ली एम्स के डॉक्टरों के द्वारा ये बताया जाता है कि हमारे प्रयास के बावजूद भी देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी नहीं रहे। हम सबकी ओर से एक बार पुनः उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि। साथियों, मेरा यही कहना है, मैं तो उनके जीवन के बारे में क्या ही बताऊं, मेरे पास इतना क्या है कि मैं उनके जीवन के बारे में बता पाऊंगा, लेकिन उसके बावजूद भी मेरा ये छोटा सा प्रयास, मैं मेरा सौभाग्य मानता हूं कि मुझे आज मौका मिला इनके जीवन वृत्तांतों के बारे में, और उन सभी व्यक्तियों का धन्यवाद और विशेष तरीके से मेरे उस मित्र का धन्यवाद जिसने मुझे ये कहा था कि अटल बिहारी वाजपेयी के लिए भी अगर आपके पास समय है तो आप अपने विचारों को रखना। तो नमस्कार साथियों, बाकी बहुत ही जल्द अगले एपिसोड में मिलेंगे। तब तक के लिए एक बार फिर नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।